दोस्तों नमस्कार, आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोनलाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सभी साथी अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। सारे प्रश्न आपको बारी बारी से समझ में आएंगे और यदि आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित ही इन प्रश्नों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, 2000 रुपये के लिए 10% वार्षिक दर से प्राप्त 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। तो कितना अधिक होगा उसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र मालूम होना चाहिए और फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे और उसका अंतर निकल आएगा। तो सबसे पहले देखो, इस प्रकार के प्रश्न के लिए क्या करेंगे, 2000 रुपया है तो मतलब जो मूलधन है वो 2000 है। कितना मूलधन बराबर 2000 रुपये। ठीक, इसके बाद आर बराबर है 10% और समय यानी कि समय है उसे हम लोग टी बराबर है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो इसका साधारण ब्याज क्या निकलेगा, 2000 गुणे 2 गुणे 10 बटे 100। 2000 यहाँ पर हैं तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और साधारण ब्याज कितना आएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 दूना 4 200 मतलब 1 जीरो ये कट जाएगा, 200 2 दूना 400। ठीक है ना। तो यानी कि साधारण ब्याज 400 रुपये आया है प्रथम वर्ष के लिए 400। इसी प्रकार से मूलधन कितना हो जाएगा, दूसरी वर्ष में मूलधन हो जाएगा हमारा कितना, 2000 का 2400 रुपये और 2400 का देखो ये प्रथम वर्ष का था, मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज ही हो। अब देखो 2000 पे पहले वर्ष में कितना मूलधन होगा, मतलब ब्याज होगा, तो 2000 का एक वर्ष में 10% ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे हो जाएगा 20 रुपया। कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो प्रथम वर्ष में कितना हुआ, 400। प्रथम वर्ष में उसे ब्याज कितना मिला, 400। अब द्वितीय वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 420 रुपये। तो इसका जो अंतर आएगा कितना आएगा, 400 माइनस 420 यानी कि 20 रुपये का अंतर होगा मिश्र मतलब साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आज का प्रथम प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ द्वितीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी ये 10 सेकंड में एक 300 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करो। यानी कि रेलगाड़ी की गति हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले दिया है उसे हम लिखते हैं। सबसे पहले ट्रेन की लंबाई दी है, क्या क्या दिया है तो आप समझेंगे। सबसे पहले दिए यहाँ पे ट्रेन की लंबाई, आपको लिखना है ट्रेन की लंबाई, क्योंकि आप लोगों को प्रश्न हल करने का जो बिल्कुल सही तरीका है उसे फॉलो करना है और आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। 150 मीटर, ठीक है ना, 150 मीटर दी है रेल की लंबाई, ठीक है, प्रथम बात होगी। द्वितीय बात वो कह रहा है कि 10 सेकंड समय बराबर है, यानी कि टी टाइम है, समय बराबर है 10 सेकंड, समय बराबर 10 सेकंड कहेंगे आप। इसके बाद दूसरी चीज़ कितनी, 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई आप कहेंगे 300 मीटर है पुल की लंबाई, ठीक है। और इसके बाद वो पूछ रहा है कि दूरी यानी गति यानी चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कैसे चाल ज्ञात करेंगे, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी और समय आपके पास है, दूरी कितनी है, देखो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे, तो क्योंकि कोई भी ट्रेन है तो जितना मतलब ये रहा पुल, आपका पुल कितना है 300 मीटर और ये रही रेलगाड़ी कितनी है 150 मीटर।
तो अब जब रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी, यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक पार करेगी, तो ये पूरी लंबाई होगी, यानी कि जो दूरी चलेगी ट्रेन वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 150 प्लस 300 बराबर 450 बटे 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो 10 सेकेंड समय है, तो यहाँ पे बटे 10 कर देंगे और इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमारा जो आंसर दिया है वो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 45 बटे 18 बटे 5 का इसमें भाग देना होगा। क्या करना होगा, 18 बटे 5 का हमें भाग देना होगा, तो 18 बटे 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 38 54, नहीं, इसमें गुणा करना होगा 18 बटे 5 का, 18 बटे 5 का गुणा करना, भाग नहीं, क्योंकि इसे हमें बदलना है किलोमीटर प्रति हावर्स में बदल जाएगा। अब 9 पना 45, यानी कि 9 पना 45 और 18 निम्मा 162 किलोमीटर प्रति घंटा की इसमें चाल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 162 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको ये दूसरा प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न को ध्यान से समझना है कि 16 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि काम शुरू होने के 8 दिन के बाद 8 आदमी और काम पर लग जाएं, तो बताइए कि शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा, देखो यहाँ पे सूत्र लिखना है कि शेष काम को करने में लगेंगे दिन बराबर कितना, 16 इंटू 20 माइनस 8 बटे 16 प्लस 8, ठीक है। तो निकल आएगा, कितना निकलेगा, तो 16 गुणे 12 बटे 24, कितना, तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 8 दिन, 8 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, इसके लिए जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करिए कि कोई व्यक्ति 2100 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है। कोई व्यक्ति 2100 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, खरीद कर उसके 2/3 भाग को 1600 रुपये में बेचता है। शेष वस्तु को वह कितने में बेचे कि कुल धनराशि पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। देखो क्या करना है, देखो कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, तो देखो 2100 रुपये में उसने वस्तु को खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है वस्तु का क्रय, क्या लिखना है, वस्तु का क्रय कितना है 2100 रुपये। अब वो उसके 2/3 भाग को 1600 रुपये में खरीदता है। कितना भाग, 2/3 भाग को कितने में खरीदता है, 1600 रुपये में। तो शेष भाग कितना बचा है, शेष भाग बचा है कि 1 - 2/3 इक्वल टू 3 - 2/3 बराबर 1/3 भाग शेष बचा। तो शेष भाग बराबर है 1/3। शेष पैसे कितने हैं, तो शेष पैसे आप करेंगे कि शेष रुपये बराबर 2100 माइनस 1600 बराबर 500 रुपये, इसमें शेष राशि है, मतलब शेष राशि। अब वो क्या कह रहा है कि पूरे पे हमें कितने का लाभ होना चाहिए, 10% का लाभ होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, 2100 का 10% हम निकाल देंगे। 2100 का 10% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 210 रुपये होगा। 2100 का 210 होगा, ठीक है। तो वो कितने रुपए में बेचे, 500 की बजाय वो 1/3 भाग को 200 मतलब 710 रुपये में बेचेगा। तो जब ये 710 रुपये में बेचेगा तो इसे 10% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि 10% बराबर 210 है। अब शेष जो रकम बची वो 500 बची है, तो इसे कितने और बढ़ा के बेचना है, 210 रुपये से और बढ़ा के बेचेगा। तो 710 रुपये के कुल 1/3 भाग को 710 रुपये में यदि बेचेगा तो उसे पूरी रकम पर 10% का लाभ हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोगों ने
समझा होगा और आपने समझने का प्रयास किया होगा। इसी प्रकार हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लिखा कि 288 पाई वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्र दिया है, कितना दिया है, तो आप कहेंगे 288 पाई दिया है। तो हमारे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर है 288 पाई। पाई से पाई को काट देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 288/2। ठीक है ना, तो कितना ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। तो आर बराबर यहाँ से आ जाएगा 12। आर बराबर कितना आ जाएगा, 12। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन सूत्र याद रखना है आपको, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो कितना आ जाएगा, आपको पाई वैसे रहना देना क्योंकि पाई में आया है हमारा आंसर। तो 2 इंटू 3 पाई आर यानी कि 12 की घात 3 यानी कि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 2/3 पाई यानी कि 3 चक्कू 12। 12 बरैया 144 गुणे 4 गुणे 2 कितना आएगा, 100 पाई। 144 दूना 288 गुणे 4, 8 चक्कू 32 की 2 पाई यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे पाई रखेंगे। 8 चक्कू 32 की 2 हासिल 3, 8 चक्कू 32, 33 34 35 की 5 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी देखो 8 चक्कू 32 की 2 हासिल 8 चक्कू 32, 33 34 35 हासिल 3 और 4 दूनी 8, 8 9 10 11 कितना 1152 पाई। 1152 पाई यानी कि इसके लिए घन सेंटीमीटर। तो इसके लिए 35वें के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अंतिम प्रश्न और आज का 36वां प्रश्न ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या कह रहा है, किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, इसके क्षेत्रफल होगा। देखो जब विकर्ण दिए होते हैं तो क्या होता है क्षेत्रफल,